चलिए, स्वागत है बच्चे आप लोगों का। आज 24 नंबर सेट में देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है बेटा। यहाँ पर लाजवाब प्रश्न का संग्रह है 24 नंबर सेट में, और आपको देखना है कि क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं, तो मज़ा आएगा आपको करने में। देखिए, पहला प्रश्न हम लोग लेके चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। क्या कह रहा है ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है। कहाँ? तो वृषण में संश्लेषित होता है, टेस्टिस में संश्लेषित होता है। इसको लिख भी लेते हैं, वृषण वृषण द्वारा। एकदम ध्यान में रखिए, वृषण द्वारा। ठीक है, क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण होता है। एकदम याद रखिए बेटा, कहाँ से स्रवण होगा? तो टेस्टोस्टेरोन का स्रवण जो है वह वृषण द्वारा होगा। ठीक है, वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्रवण होता है। याद रखना है इसको, टेस्टोस्टेरोन का स्रवण होता है। स्रवण होता है, याद रखिए इसको, स्रवण होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यह याद रखिए, यहीं पर आपको स्पर्म, स्पर्म मतलब क्या होता है बच्चे? स्पर्म, स्पर्म का मतलब होता है, ध्यान में रखिए, स्पर्म का मतलब होता है, याद रखिएगा, ये होता है शुक्राणु। शुक्राणु का भी निर्माण कहाँ होगा? तो शुक्राणु भी यही बनेगा। और शुक्राणु का परिपक्वन, याद रखना बेटा, परिपक्वन कहाँ पर होता है? तो परिपक्वन जो होगा, परिपक्वन ये कहाँ पर होगा? तो परिपक्वन होता है, याद रखिए, इपिडाइडमिस, अधिवृषण में। कहाँ पर होगा? अधिवृषण में। बच्चे याद रखिए इस बात को, अधिवृषण में। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या बात हुआ। पहली बात ये हो गई कि भाई साहब आपका टेस्टोस्टेरोन कहाँ से, कहाँ से इसका स्रवण होता है? तो वृषण यानी टेस्टिस से। और फिर मैंने क्या बताया कि देखिए इसका परिपक्वन कहाँ होगा? तो अधिवृषण में होगा, अधिवृषण में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो वृषण हो गया टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है बच्चे। और ये क्या करता है? ये आपको, हाँ, ये आपको, ठीक है, द्वितीयक लक्षण, ठीक है, लक्षणों का विकास करता है। द्वितीयक लक्षणों का विकास करता है। ध्यान में रखिएगा, कौन सा लक्षण? तो द्वितीयक लक्षणों का विकास करता है। हमारे शरीर में जो सेकेंडरी, ठीक है, मेल कैरेक्टर्स होता है, उसका भी डेवलपमेंट कौन करेगा? तो यही वृषण करता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन होगा बच्चे? एकदम याद रखना है, फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन ये कौन कौन सा होगा? तो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है कौन कौन सा? तो बच्चे एकदम याद रखना है कि फीमेल सेक्स हार्मोन होगा, ठीक है, कौन कौन? तो ये दो यहाँ पर फीमेल सेक्स हार्मोन होंगे। पहला हार्मोन हो जाएगा फीमेल सेक्स हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन होगा, याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। और दूसरा क्या होगा? तो एस्ट्रोजेन होगा। दूसरा क्या होगा? तो एस्ट्रोजेन होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, रेगुलर वे में ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वे गैर दीप्त वस्तु कहलाते हैं। देखिए, वस्तुएं मुख्य रूप से क्या होता है? वस्तुएं मुख्य रूप से अनेक प्रकार का होगा बच्चे। सबसे पहले, ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करता है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करता है वो कौन होगा? तो जो बॉडी प्रकाश उत्पन्न करता है वह होगा, आपको याद रखिए, वो होगा ल्यूमिनस बॉडी। लुमिनस होता है, यानी ये आपको दीप्त वस्तु होगा। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, एकदम याद रखिए बच्चे, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। दोज बॉडी, ठीक है, नहीं उत्पन्न करता है, याद रखिएगा, नहीं उत्पन्न करता है, उत्पन्न नहीं करता है, वो कौन होगा? तो बच्चे ये हो जाएगा, याद रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अदीप्त वस्तु, या ठीक है आपको गैर दीप्त वस्तु, गैर दीप्त वस्तु यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडी, नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहेंगे, गैर दीप्त वस्तु कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। और अब देखिए पारभासी क्या होगा? जिससे प्रकाश की किरण गुजर सकती हैं, ठीक है, पारभासी, इससे क्या होगा? तो आपको प्रकाश की किरणें गुजर सकती हैं, प्रकाश की किरणें गुजर जाती हैं, याद रखना है, ठीक है, ऐसी वस्तुएं किरणें गुजर जाती हैं, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे हम कहते हैं पारभासी, पारदर्शी। प्रकाश की किरणें, ठीक है, आपको किरणें आंशिक रूप से गुजरती हैं, याद रखिए बच्चे, आंशिक,
आंशिक मतलब क्या हुआ, ठीक है, आपको पार्शियली गुजरेगा। तो ऐसे वस्तु को हम पारभासी कहते हैं, पारभासी कहते हैं, ठीक है। ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से गुजरती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पारभासी। और ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें पूर्णतः गुजर जाती हैं उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, तो गैर दीप्त वस्तुएं, गैर दीप्त वस्तुएं, ध्यान में रखिएगा बच्चे, गैर दीप्त वस्तुएं आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, वह द्रव्य जो धारा का संचलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे यहां देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धारा जिससे गुजर जाता है, याद रखना है। ये देखिए फैराडे का, आपको पता होगा फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, इसमें क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन, अपघटन का नियम। देखिए बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन क्या होता है। तो आपको पता है कि ये एक क्या लिए, वोल्टामीटर। याद रखिए, जिस बर्तन में विद्युत अपघटन कराया जाता है उस बर्तन को वोल्टामीटर कहते हैं। वोल्टमीटर नहीं है बेटा, ये वोल्टामीटर है। और इसमें एक कैथोड डालते हैं और एक एनोड डालते हैं। एक कैथोड डालते हैं और क्या डालेंगे, एक एनोड डालेंगे। कैथोड और एक एनोड डालते हैं, ध्यान में रखिए, कैथोड और दूसरा एनोड डालते हैं। और ठीक है बच्चे, इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यह पदार्थ दो या दो से अधिक घटकों में टूट जाएगा। इस पदार्थ को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। याद रखिए बच्चे, यदि जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक घटकों में टूट जाता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत अपघट्य कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तो विद्युत अपघट्य कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक घटकों में टूट जाता है, ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। अब देखिए, आपका जो कैथोड है वहां पर क्या होगा, तो कैथोड पर अवकरण होता है, जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। याद रखिएगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर, ठीक है, रिडक्शन होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, रिडक्शन होगा यानी अवकरण होगा, अवकरण होगा। और एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर होता है, याद रखिएगा, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होगा। याद रखिए बच्चे, इसको ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर क्या होगा, अवकरण होगा। ये ध्यान में रखना है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब यहाँ निलंबन है बेटा, निलंबन, याद रखिएगा, ऐसा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण होता है। ऐसा विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कण का आकार जो है वो 10⁻³ से 10⁻5 मीटर के बीच हो, जो नंगी आंख से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आंखों से देखा जाता है, ठीक है, देखा जाता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे निलंबन कहते हैं। पायस, पायस देखिए, पायस क्या होता है, तो बच्चे पायस जो है इमल्सन, ये कोलाइड है। ये क्या है, कोलाइड है। और ये कौन सा कोलाइड है, तो बच्चे दूध जो है वो पायस कोलाइड है। दूध जो है वो पायस कोलाइड है। लिक्विड में लिक्विड के मिश्रण को, लिक्विड में लिक्विड के मिश्रण को हम पायस कोलाइड कहते हैं। लिक्विड में लिक्विड के परिक्षेपण को हम पायस कोलाइड कहते हैं। लिक्विड में लिक्विड के परिक्षेपण को हम पायस कोलाइड कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का उदाहरण कौन है। तो बच्चे, मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु गिरती है तो वह समरूप त्वरित गति से, समरूप त्वरित गति से गमन करता है, समरूप त्वरित गति से गमन करता है। मान लें कि कोई वस्तु बेटा नीचे की ओर गिर रहा है, इसका मतलब है इसका त्वरण जो है हमेशा नियत रहता है। और जी, अगर किसी वस्तु को ऊपर आप फेंकेंगे तो इसका त्वरण, ये देखिए +G यहाँ -G होगा, तो त्वरण उसका नियत रहता है। यदि किसी वस्तु को मुक्त रूप से, ठीक है, गिराएंगे ऊपर से तो उसका त्वरण नियत रहता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु को, एकदम ध्यान में रखिए, किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं, वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो क्या होगा, ऊपर से गिराते हैं बच्चे, तो क्या होगा, गिराते हैं तो त्वरण नियत रहता है। तो गुरुत्वीय त्वरण, एकदम ध्यान में रखिए, गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। याद रखना बच्चे, गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। याद रखना, ये एकदम याद रखिए इसको, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, नियत रहता है। और जब गुरुत्वीय त्वरण नियत रहेगा तो ध्यान में रखिएगा कि देखिए यह समरूप गति से, समरूपीय त्वरित गति, समरूपीय त्वरित गति से गमन करता है, समरूपीय त्वरित गति से गमन करता है, त्वरित गति से गमन करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा,
समरूपीय त्वरित गति से गमन करता है। ये वस्तु क्या होगा, समरूपीय त्वरित गति से गमन करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर आंसर होगा। अब बच्चे रैखिक गति में क्या होता है कि वस्तु सरल रेखा पर गमन करती है, वस्तु सरल रेखा पर गमन करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, सरल रेखा पर गमन करता है। अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर गमन करता है तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, तो वस्तु की गति को रैखिक गति कहते हैं। याद रखना है वृत्ताकार गति क्या होगा, तो वस्तु के गमन का पथ, एकदम ध्यान में रखिएगा, वस्तु का गमन पथ क्या होगा, वृत्त होगा। गमन पथ वृत्त होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। वस्तु का गमन पथ कैसा होगा, तो बच्चे वृत्त होगा। और एक चीज और ध्यान में रखना है बेटा, क्या ध्यान में रखना है, वृत्त तो हो गया, लेकिन आपको याद रखना है कि वृत्तीय गति में, ठीक है, हर बिंदु पर आपको क्या होगा, हर बिंदु पर आपको वेग बदलता रहता है, हर बिंदु पर वेग आपका बदलेगा, हर बिंदु पर आपका वेग बदलेगा। यहां देखिए वेग बदलता रहता है क्योंकि इसमें अनंत बार दिशा में परिवर्तन होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वृत्तीय गति में अनंत बार दिशा बदलता है, अनंत बार दिशा बदलता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, कितना बार दिशा बदलता है, तो अनंत बार दिशा बदलता है। यानी वृत्तीय गति में कितना बार दिशा बदलेगा, तो अनंत बार दिशा बदलेगा। इसीलिए ठीक है, वृत्तीय गति आपको याद रखिएगा, वृत्तीय गति में कोई चीज नियत नहीं रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपसे पूछेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए हम एक तरफ से सारी चीजों पर बात करते हैं। यहां देखिए क्लेमाइडोमोनास क्या है बच्चे, तो क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय हरित शैवाल है। ध्यान में रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास ये क्या है, तो एक कोशिकीय हरित शैवाल है। बच्चे आपको 2-3 बातें यहां पर ध्यान में रखिए। एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन है, तो हरित शैवाल है, याद रखना है। एक कोशिकीय हरित शैवाल हो गया आपको क्लेमाइडोमोनास। अब देखिए याद रखना है, शैवाल जब भी चर्चा करते हैं तो शैवाल क्या होता है, तो शैवाल जो है यह स्वपोषी होता है। पहली बात, स्वपोषी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो बच्चे एकदम याद रखिएगा, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बच्चे ये फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाता है, एकदम याद रखिएगा, फाइकोलॉजी कहलाएगा। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बच्चे एकदम याद रखना है आपको, फाइकोलॉजी कहलाता है। याद रखिए, लाल शैवाल को हम क्या कहते हैं, तो रोडोफाइटा कहते हैं। लाल शैवाल को क्या कहा जाता है, तो लाल शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाएगा बच्चे, और लाल शैवाल को रोडोफाइटा कहा जाता है, रोडोफाइटा कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे, तो रोडोफाइटा कहते हैं, रोडोफाइटा कहते हैं। एकदम याद रखिए, क्या कहलाएगा, तो रोडोफाइटा कहलाएगा। याद रखना बेटा, बार बार आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यूलोथ्रिक्स कह रहा है बच्चे, यूलोथ्रिक्स कह रहा है यूलोथ्रिक्स। ये भी एक प्रकार का अलगी है बच्चे। ये क्या है, तो बच्चे ये जो है ग्रीन अलगी होता है। यूलोथ्रिक्स ये आपको ग्रीन अलगी होता है, यूलोथ्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यह एक कोशिकीय नहीं होता है, ये आपको हरा शैवाल है, ग्रीन अलगी है। लेकिन यह जो है आपका क्या है, तो यह जो है आपको एक कोशिकीय नहीं होता, बहुकोशिकीय होता है। कैसा होगा, तो बहुकोशिकीय होता है। ध्यान में रखिएगा बेटा, क्या होगा, तो यह फिलामेंटस होता है या बहुकोशिकीय होगा, फिलामेंटस होता है या बहुकोशिकीय होगा। एकदम याद रखिएगा, फिलामेंटस होगा या बहुकोशिकीय होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। और जब भी कारा के विषय में हम लोग बात करेंगे बेटा, तो कारा जो है एक प्रकार का ये भी अलगी है, लेकिन ये भी आपको ग्रीन अलगी ही है, लेकिन मल्टी सेलुलर है। यानी कारा आपको शैवाल ही होता है, कारा क्या होगा, शैवाल ही होगा यह। लेकिन आपको यूलोथ्रिक्स के तरह ये भी आपको क्या होगा, बहुकोशिकीय होगा। ये भी शैवाल है, यह भी हरा होता है लेकिन बहुकोशिकीय होता है, यह भी शैवाल होता है लेकिन आपको बहुकोशिकीय होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। और अब हम बात करें एस्पायरोगायरा के विषय में। किस पर बात करें बेटा, एस्पायरोगायरा के विषय में बात कर रहे हैं। और एस्पायरोगायरा को क्या कहते हैं, तो बच्चे एस्पायरोगायरा को हम क्या कहेंगे, तो वाटर सिल्क कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, एस्पायरोगायरा को वाटर सिल्क कहते हैं, और ये देखिए वाटर सिल्क कहलाएगा। और ये भी ध्यान में आपको रखना है कि ये भी ग्रीन अलगी ही है, लेकिन मल्टी सेलुलर होता है। तो यहां पर कौन आपको केवल
केवल आपको यूनिसेलुलर है, तो क्लेमाइडोमोनास जो है केवल 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 यूनिसेलुलर है, केवल आपको बाकी सभी जो है वो मल्टीसेलुलर होता है। ध्यान में रखिएगा बेटा। निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? तो बच्चे कार्य में केवल परिमाण होगा, इसमें दिशा नहीं होगा। कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश है, लेकिन विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश है। बल आपको सदिश है, बल क्या हो गया? सदिश हो गया। और संवेग भी आपको सदिश होता है। संवेग होता क्या है? तो संवेग होता है, संवेग होगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुना वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। कार्य क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल डॉट विस्थापन, बल डॉट विस्थापन यानी एफ कॉस थीटा होगा। अब देखिए बल क्या होगा? तो बल आपको पता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? तो बल कहेंगे बेटा। और कार्य मैंने बता दिया। विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन भी सदिश राशि है, और याद रखिए कि यह आपको क्या है? तो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा? तो न्यूनतम दूरी कहलाएगा, आपको याद रखना है, ये कहलाएगा विस्थापन। विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन क्या होता है? तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो बेटा आंसर हो गया कार्य, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की माप के साथ अभिक्रिया होती है बच्चे। तो आपको पता है धातु का ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की, ठीक है, माप के साथ अभिक्रिया होती है। तो भाप के साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाप के साथ अभिक्रिया होती है। ध्यान में रखिएगा। भाप के साथ कौन अभिक्रिया करेगा? जो धातु का ऑक्साइड बना लेगा। भाप के साथ कौन अभिक्रिया करेगा? जो क्या बना लेगा? आपको धातु का ऑक्साइड। देखिए आपको सोडियम, ध्यान दीजिए, भाप के साथ बोल रहे बेटा, ठीक है। आपको आयरन जो है ये भाप से अभिक्रिया कर लेगा, भाप से अभिक्रिया करता है। और बेटा यहां देखिए सब किसी भी चीज से अभिक्रिया कर लेगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। बच्चे आपको पता है कि के, ना, का, मग, अल, जन, फे और पब, यहां देखिए ये एच, कु, ठीक है, हज, अज, औ हो गया बेटा। ये क्रियाशीलता श्रेणी है। सबसे ऊपर देखिए यहां तक देखिए बेटा, यहां तक जो है आपको क्या करेगा? ये जल से अभिक्रिया कर लेगा। जल से कोई भी अवस्था में हो, भाप हो या आपको क्या हो, सामान्य जल हो, यानी ये ठंडा जल से भी अभिक्रिया कर लेता है। ये देखिए ये जितने हैं ये क्या होगा? भाप से अभिक्रिया करेगा, भाप से। और ये तो अभिक्रिया करेगा ही नहीं, नीचे चले आइए, कोई अभिक्रिया जल से नहीं करेगा, जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो बार बार आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन जल से अभिक्रिया करेगा, कौन नहीं करेगा। तो बच्चे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सामान्य जल से अभिक्रिया कर लेता है, ठंडा जल से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन आपका लोहा नहीं करेगा, लोहा भाप से करेगा। एल्युमिनियम, जिंक, लोहा और ठीक है लेड जो है भाप से अभिक्रिया करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है बेटा? एकदम ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक क्रियाशील धातु, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन होता है? तो सर्वाधिक क्रियाशील, एकदम याद रखिएगा, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन होगा? तो एकदम ध्यान में रखिएगा, सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। उसके बाद क्या होगा? सोडियम होगा। उसके बाद क्या होगा? कैल्शियम होगा। उसके बाद कौन होगा? मैग्नीशियम। सबसे अक्रियाशील धातु कौन होता है? सोना। सर्वाधिक अक्रियाशील धातु, सर्वाधिक अक्रियाशील धातु, एकदम ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक अक्रियाशील धातु, अक्रियाशील धातु कौन होगा? तो सर्वाधिक अक्रियाशील धातु होता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, ये होगा सोना। कौन होगा? सोना होगा। तो बातें एकदम याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। करा किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को क्या कहते हैं? बच्चे आपको पता है कि ये मान लीजिए पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, पेंडुलम का ये माध्य स्थिति होता है, ये माध्य स्थिति हो गया, माध्य स्थिति। और बेटा यहां से चला पेंडुलम, यहां तक गया, इसको महत्तम स्थिति बोलते हैं, महत्तम बोलते हैं, महत्तम स्थिति कहते हैं, माध्य से महत्तम। और इधर भी देखिए माध्य से महत्तम हो गया, माध्य से महत्तम हो गया। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, माध्य से गया महत्तम और महत्तम से आया माध्य, ठीक है, माध्य से गया महत्तम, महत्तम से आया माध्य, ठीक है। और फिर देखिए दूसरे तरफ माध्य से गया महत्तम, महत्तम से आया माध्य, ठीक है। इस पूरे प्रक्रिया को एक दोलन कहा जाता है। ध्यान देना बेटा, क्या कह रहे हैं कि
आपको पेंडुलम जो है, पेंडुलम क्या हो रहा है, पेंडुलम आपको जा रहा है कहां से, माध्य से गया महत्तम, ठीक है, महत्तम गया और महत्तम से आया माध्य, ठीक है। हाँ, एक तरफ ठीक इसी प्रकार दूसरे तरफ भी करता है, एक तरफ, ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरे तरफ भी करेगा, ठीक इसी प्रकार क्या करेगा, दूसरी तरफ, इसी प्रकार दूसरी तरफ। इस पूर्ण प्रक्रिया को, दूसरी तरफ, इस पूरी प्रक्रिया को एक दोलन कहा जाता है। पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूरी प्रक्रिया एक दोलन कहलाता है, एक दोलन कहलाएगा। और इसमें लगा समय क्या कहलाता है बेटा, तो आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल। और ठीक है, 1 सेकंड में दोलन, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, ध्यान में रखिएगा बेटा, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को हम क्या कहेंगे, तो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को हम क्या कहेंगे, तो आवृत्ति कहेंगे। और आवृत्ति n बराबर क्या होता है, 1 बटा आवर्तकाल, एकदम याद रखिए, आवृत्ति n बराबर क्या होगा, 1 बटा आवर्तकाल होगा। तो ठीक है, माध्य इसी से महत्तम गया, महत्तम से माध्य आया, एक तरफ, ठीक इसी प्रकार दूसरे तरफ भी गति किया, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक दोलन कहते हैं और इसमें लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए, एक वस्तु 4 सेकंड में 22 मीटर, 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है, तो औसत चाल निकालिए। देखिए ऐसे भी काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, क्योंकि ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है बच्चे, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। मात्रक के आधार पर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब देखिए भी एवरेज बराबर क्या होता है, तो कुल दूरी अब बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, T1 + T2 निकाल लीजिए। अब कुल दूरी कितना है, तो 22 है, प्लस कितना है, 15 है, बटा क्या हो गया, 2 + 4 हो गया, तो बच्चे 22 15 37 हो गया, बटा कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, काट दीजिए 6 के 36 मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए बार बार कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, करा यदि पानी का घनत्व इतना हो, ठीक है, और तांबे का घनत्व इतना हो, तो तांबे का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तुरंत बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो वस्तु का घनत्व, किसका घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व, बटे जल का घनत्व, एकदम ध्यान में रखिएगा, जल का घनत्व, इसको बोलते हैं जल का घनत्व कितना पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या होगा, 8.9 इंटू 10³ बटे 10³ काट दीजिए दोनों को, 8.9 हो गया, यानी रिलेटिव डेंसिटी हो गया 8.9, ध्यान में रखिएगा 8.9 होगा। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, एकदम याद रखिए, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना बेटा, मात्रक नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। मापने के लिए हाइड्रोमीटर के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यंत्र का, हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, का प्रयोग करते हैं। कौन सा यंत्र बेटा, तो हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको एकदम रिवाइज कर लीजिए बच्चा, पूछेगा क्वेश्चन। एक वस्तु 4 सेकंड में 23 मीटर, 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है, फिर वही बात आ गया, यहां देखिए हम काट देंगे, लेकिन मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, दो जगह मीटर पर सेकंड दिया हुआ बेटा, तो बनाना पड़ेगा आपको सवाल। अब देखिए औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा क्या होगा, कुल समय, ठीक है, T1 + T2 निकाल लीजिए बेटा, ठीक है, 23 + 15 बटे, ठीक है, 4 + 2 निकाल लीजिए, कितना हो गया, तो बच्चे 23 15 38 बटा क्या हुआ 6, 6 के 36 और 2 0, 6 18 और 6 18 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर आपका आंसर होगा। तो एकदम आसान है, कुल दूरी बटे कुल समय करके निकाल लीजिए, विद इन ए सेकेंड आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो इसमें आपको वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन मदद करेगा, इसमें वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन मदद करेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, ये पौधा है बच्चे, पौधा है, यहाँ जड़ है, तो आपको पता होगा कि ये जल है, ये जल है,
ठीक है, भूमि में, कहां पर, भूमि में, और ये जल जो है आपको इसमें जड़ में पहुंच रहा है किस विधि द्वारा, तो बच्चे ठीक है, जल भूमि से ठीक है आपको जड़ में पहुंचता है, यह विधि कहलाता है परासरण। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, जो मैं बता रहा हूं परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है, याद रखिएगा। क्या मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि देखिए भूमिगत जल जड़ में प्रवेश करता है, भूमिगत जल कहां प्रवेश कर रहा है, जड़ में, जड़ में। तो ये किस विधि के द्वारा, ये विधि का नाम है परासरण, क्या, परासरण या ऑस्मोसिस, नाम क्या है, ऑस्मोसिस नाम है, परासरण नाम है। अब क्या हुआ, अब यहां पर आपको क्या है, तो बच्चे यहां पर जाइलम है, क्या है, जाइलम है, यहां देखिए ये हो गया जाइलम, जाइलम द्वारा जल ऊपर पहुंचेगा, तो जाइलम द्वारा जल ठीक है पत्तियों तक पहुंचेगा, जाइलम द्वारा, यानी जड़ से जाइलम द्वारा पत्तियों तक पानी पहुंच गया, पत्तियों तक पहुंच गया। यानी आपको ध्यान रखना है कि ठीक है कहां से कहां, तो बच्चे ठीक है, बच्चे जड़ से पत्तियों तक यहां तक पहुंच गया, किस विधि के द्वारा, पत्तियों तक। तो ये विधि जो होता है वो केशिकत होता है, कैपिलरिटी होता है, कैपिलरिटी, या हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा, हिंदी में बोलते हैं केशिकत, ये पहुंच गया। अब पत्तियों के पास क्या होगा, तो यहां पर आपको तीव्र ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके कारण आपको सक्शन प्रेशर, चूसक बल लगता है। कौन सा बल लगेगा, चूसक बल लगेगा, जिसके कारण यह तीव्र गति से पानी को अपनी ओर खींचेगा, पानी को अपनी ओर खींचेगा, खींच लेगा पानी को, और इस विधि को ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि ठीक है, भूमिगत जल का पत्तियों तक पहुंचने में कितनी प्रक्रिया, तीन, पहला परासरण, दूसरा केशिकत और तीसरा ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन होगा। तो आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। श्वसन एक दहन प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण स्वपोषियों द्वारा किया जाता है, यानी आपको पादपों द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर एक निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करता है तो किया गया कार्य क्या होगा। बच्चे आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जरा। किया गया कार्य, किया गया कार्य, याद रखिए बच्चे क्या होता है किया गया कार्य, W बराबर होगा F डॉट एस, और यहां पर निकल गया Fs cos थीटा, और थीटा का मान क्या है, तो बल की दिशा में थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ये डायरेक्ट निकल गया Fs cos 0 डिग्री। बच्चे Fs, अब देखिए क्या होगा, F का मान कितना है, 1 न्यूटन, F का मान 1 न्यूटन गुना क्या, 1 मीटर, तो क्या होगा, न्यूटन मीटर जूल हो गया, 1 जूल हो जाएगा, यानी कार्य 1 जूल होगा। ये देखिए 1 किलोवाट ये शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है, शक्ति का मात्रक है। 1 न्यूटन ये बल का मात्रक है, और बेटा और ये देखिए 1 ओम ये प्रतिरोध का मात्रक है। हम डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे, एग्जाम हॉल में ये जरूर आप दिमाग लगाइए कि देखिए कौन क्या मात्रक है, मात्रक के आधार पर भी आप छांट लेंगे और तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये भी एक नया तरीका है बनाने का सवाल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो क्या होगा। बच्चे जिंक धातु को कॉपर सल्फेट, बेटा ये कॉपर सल्फेट है और ये जिंक है, और आपको पता है कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो नीला होता है, इसको नीला विट्रियोल भी कहते हैं। अब ये आ गया, ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट निकल गया और कॉपर बाहर निकल गया, ये उजला हो गया, क्या हो गया, उजला। तो आपको पता है बेटा क्या हो रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको खूब अच्छे तरीके से पता है, क्या पता है कि उजला नीला बन गया, उजला नीला बन गया, क्या, उजला। और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर दिया, विस्थापित कर खुद ब खुद वहां पर जुड़ गया, जिससे ठीक है, जिससे इस अभिक्रिया को क्या कहा गया, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बना बेटा, जिंक सल्फेट बना, क्या बना, जिंक सल्फेट बना। और नीला थोथा किसमें बदल गया, उजला थोथा में, नीला थोथा किसमें बदल गया, उजला थोथा में। और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों बच्चे, क्योंकि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो आपको जिंक है, इसीलिए इस अभिक्रिया में ये काम हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, याद रखना है, बार बार आप रिवीजन करते रहिए, लगातार आप टेस्ट मारते रहिए। तो बच्चे मेरा काम यही खत्म हो जाता है कि मैं आपको जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा को बढ़ा दूं, और आपके एग्जाम में हूबहू इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चे यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किस तत्व, ठीक है, तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे यही पता हो गया, ये देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का आप निकालिए 1s2 2s2 2p6,
और क्या होगा 3s2 और 3p1 हो गया। यहाँ देखिए अंतिम कक्षा में कितने, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और यह संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, ध्यान में रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपको याद रखना ये एल्युमिनियम हो गया, जबकि कैल्शियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों जो है ठीक है आपको सोना और क्या है आपको चांदी है। ये किस वर्ग का है, तो फर्स्ट बी वर्ग का धातु है, वर्ग का धातु है, फर्स्ट बी वर्ग का धातु है। और बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा ये क्वाइनेज मेटल है, क्वाइनेज मेटल है, क्वाइनेज मेटल है। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, एकदम ध्यान में रखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, तो संक्रमण धातु कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, तो संक्रमण धातु कहते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्यास उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। बच्चे आपको पता है कि पेरेन्काइमा जीवित, एरेन्काइमा जीवित, कोलेनकाइमा जीवित। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये क्या है, तो बच्चे जटिल जटिल मृत उत्तक है बच्चे, जटिल मृत उत्तक है। और ये क्या होता है, तो अस्थाई होता है। और यहां देखिए अस्थाई होगा। कोलेनकाइमा इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये देखिए ये एरेन्काइमा और पेरेन्काइमा जो है स्पंजी होता है, क्या होता है, स्पंजी होता है। तो दृढ़ मृत ये सब क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा। और स्क्लेरेन्काइमा की भित्तियां काफी मोटी होती हैं। और ये पौधे, ये उत्तक जो है पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा देता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्यों, क्योंकि यहां देखिए एसिड है, एसिड जब मेटल ऑक्साइड से अभिक्रिया किया, मेटल ऑक्साइड से अभिक्रिया किया, आपको पता है मेटल ऑक्साइड किसकी भांति व्यवहार करता है, तो ये व्यवहार करता है क्षारक की भांति, और क्षारक की भांति व्यवहार करेगा। और ये क्या बन जाएगा, तो लवण और जल बन गया, लवण और क्या बन गया, जल बन गया। देख लेते हैं बेटा, ये रिएक्शन देख लेते हैं। क्या है एसिड, एसिड ले लीजिए, कोई भी एसिड HCl ले लेते हैं, और ये रिएक्शन ले लीजिए Na2O, Na2O को क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ये धातु का ऑक्साइड है, ये क्या बन गया, तो धातु का ऑक्साइड ये बन गया। आपको 2 ले लीजिए, यहाँ पर क्या बन गया, तो 2NaCl और प्लस H2O बन गया। बेटा ये क्या है, ये लवण है, क्या है, लवण। और ये क्या है, तो आपको जल है, लवण और जल का निर्माण कर देता है। ध्यान में रखिए कहाँ है लवण और जल, तो आपको डी नंबर में है। यहाँ पर 2 कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, याद रखिए कौन सा कंसेप्ट, तो धातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय होंगे, अम्लीय होंगे। जबकि धातु का ऑक्साइड क्या होगा बेटा, धातु का ऑक्साइड क्या होगा, तो धातु का ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा जरा, धातु का ऑक्साइड क्या होगा, तो धातु के ऑक्साइड, ये याद रखना बच्चे, ये होगा क्षारीय व्यवहार करेगा, क्षारीय। और आपको पता है मैंने बार बार आपको बताया है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 फिर देखिए बेटा जिंक ऑक्साइड ZnO, फिर देखिए लेड ऑक्साइड, ये उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी उभयधर्मी व्यवहार करेगा, यानी एम्फोटेरिक, अम्ल और क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करेगा, अम्ल और क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करेगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्लोरीन किसका अपरूप है, तो बच्चे कार्बन का अपरूप है, एकदम मैं बार बार आपको बताता रहता हूं। फ्लोरीन किसका अपरूप है, तो फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है। देखिए कार्बन 60 को हम क्या कहते हैं, कार्बन 60 को हम क्या कहेंगे, फ्लोरीन कहेंगे, फुलेरीन कहते हैं। और फ्लोरीन जो होता है यह क्या होगा, तो ये सॉकर बॉल के समान संरचना होगा, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। और इसका उपयोग नैनो बल्ब में, नैनो में करेंगे, नैनो ठीक है, बॉल बियरिंग में किया जाता है, बॉल बियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और इसे बेटा एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसे बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं, इसे बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है, फ्लोरीन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, तो बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, इसे बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। देखिए गोल्ड जो है यह मुद्रा धातु है। सल्फर के 2 अपरूप होते हैं, पहला अपरूप हो गया ठीक है रेड ठीक है, ये देखिए पहला अपरूप हो गया रोहम्बिक हो गया बेटा, और दूसरा हो गया क्या, तो मोनोक्लिनिक हो गया। यानी आपको रोहम्बिक विषम लंबाक्ष और मोनोक्लिनिक यानी एकांताक्ष होता है। तो ये बातें याद रखिएगा। जिंक जो है ये क्या है,
ये इसकी परमाणु संख्या 30 होती है। और यह ठीक बहुत ही उपयोगी धातु है जिसका उपयोग लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन में करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। बच्चे यहां देखिए, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। इसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु के अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान में रखिएगा। अर्ध धातुएं, आपको पता है बेटा, सिलिकॉन और जर्मेनियम को अर्ध धातुएं कहा जाता है। उपधातु, आपको पता है कि 7 उपधातु हैं। 7 उपधातु हैं। कौन कौन है तो बच्चे? उपधातुएं हैं, धातु हैं। कौन कौन है तो ये है आपको बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उपधातुएं कितनी? तो उपधातुएं 7 होती हैं बच्चे। तो बार बार आपसे पूछेगा उपधातु कितने हैं? 7 हैं। अधातु कितने? 22। धातु कितने? 89 हैं। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर। देखें निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है? बच्चे निष्क्रिय गैस, जब भी चर्चा करेगा निष्क्रिय गैस, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए इसका खोजकर्ता। तो बच्चे रेले, रैम्जे और लोकेयर, रेले, रैम्जे और लोकेयर ने किया था। रैम्जे और लोकेयर ने किया था, ध्यान में रखिएगा बच्चे। लोकेयर। निष्क्रिय गैस हीलियम, फिर क्या नियोन, फिर क्या आर्गन, फिर क्या क्रिप्टन, फिर क्या जेनॉन, फिर क्या रेडॉन हो गया। ये आपको निष्क्रिय गैस है। इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके इन सभी के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन होगा? रेडॉन होगा। सबसे हल्का कौन होगा? तो हीलियम होगा। तो ध्यान में रखिएगा, हीलियम के अंतिम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अमित सिन्हा जी, प्रणाम सर, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, अभी भी लाइव होगा और 9 बजे भी लाइव होऊंगा मैं, तो दोनों क्लास में आप लोग रेगुलर रहिए बच्चे। तुरंत मैं 9 बजे फिर लाइव होऊंगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखिए, जैसे ही आप बात करेंगे नमी, मतलब अगर आपको, ठीक है, देखिए अगर आपको ये आपको, ठीक है, फिर आपका पता है वाष्पीकरण की दर को कौन प्रभावित करता है? ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण की दर प्रभावित करेगा कौन? सबसे पहले आपको प्रभावित करेगा, ठीक है, कौन? टेम्परेचर, तापमान अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। फिर देखिए सतह का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सरफेस, ये भी डिपेंड करेगा बच्चे। एरिया ऑफ द सरफेस, जितना सरफेस बड़ा होगा उतना ही तीव्र गति से वाष्पीकरण होगा। फिर देखिए, ठीक है, आपको स्पीड ऑफ विंड, ये भी आपको क्या करेगा? मदद करेगा आपको। जितना ज्यादा स्पीड ऑफ विंड होगा उतना ही ज्यादा तीव्र गति से आपको वाष्पीकरण होगा। और देखिए ये है आपको, तो द्रव जो है ये उड़ करके कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में चल गया। अगर नमी की मात्रा ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो जाती है। नमी की मात्रा ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। मैं एक तरफ से रिपीट कर रहा हूं, तापमान के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है, क्षेत्रफल के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वायु की गति के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या होगी? बढ़ जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। अंडप में कौन उपस्थित होगा? एकदम ध्यान में रखिएगा। अंडप में उपस्थित होगा अंडाणु, एकदम ध्यान में रखिएगा। ओवरी क्या होगा बच्चे? आपको पता है कि प्लांट की अगर बात करते हैं, तो प्लांट में 2 अंग होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन कौन होगा? तो बच्चे मेल सेक्स ऑर्गन जो है पुमंग होगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन होता है? तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसमें क्या? पुष्पों में बच्चे जयांग होगा। क्या होगा? जयांग होगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि फल का उत्पादन कहां से होता है? फल का उत्पादन बीज चोल से। याद रखिए बच्चे, फल का उत्पादन होगा बीज चोल से होगा। और आपका एक चीज और ध्यान में रखिएगा, फल का उत्पादन होगा भ्रूण से। किससे होगा? भ्रूण से या एम्ब्रियो से होगा। और आपको बीज का उत्पादन किससे होगा? बीज चोल से। बीज चोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्यूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑब्यूल कहेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बीज चोल से किसका निर्माण? बीज का निर्माण। जबकि फल का उत्पादन किससे होगा? तो भ्रूण से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा आपसे। संभारिकों की संख्या समान होती है बच्चे। आपको पता है संभारिक 6C14 और 7N14। ध्यान दीजिएगा जरा, क्या क्या यहां समान है? तो बच्चे परमाणु संख्या
समान नहीं है। यानी Z1 बराबर Z2 ये परमाणु संख्या है, Z1 नॉट इक्वल टू Z2, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर नहीं है। ध्यान में रखिए बेटा, परमाणु संख्या बराबर नहीं, ठीक है। परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु संख्या क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब जरा देखिए, ठीक है, तत्व क्या होगा, भिन्न होगा, तत्व आपको भिन्न होगा, तत्व आपका भिन्न है, तत्व आपका भिन्न, तत्व क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब देखिए क्या होगा, तो आपको सब कुछ भिन्न भिन्न होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या आपको क्या होगा, समान होगा। तो देखिए द्रव्यमान संख्या आपको, संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है, तो द्रव्यमान संख्या यानी नाभिक आपको समान होगा। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिल करके आपको द्रव्यमान संख्या का निर्माण करता है। ध्यान में रखिए, इसीलिए नाभिक आपको समान होगा, नाभिक आपको समान होगा। एकदम याद रखिएगा बेटा, संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया तो संभारिकों में क्या समान, तो नाभिक समान होगा। और सम इलेक्ट्रॉनिकों में कौन समान, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। और आपको समस्थानिकों में क्या समान, ये देखिए समस्थानिक में प्रोटॉन समान होगा, समस्थानिक में प्रोटॉन समान होगा। इलेक्ट्रॉन में क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो इलेक्ट्रॉन समान होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहा चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। बच्चे एक तरफ से बात कीजिए, चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हुआ, क्लोरीन से अभिक्रिया कर दिए, ये बन गया CaOCl2 और H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। तो ध्यान में रखिए बच्चे, ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोवन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु हो गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, तो बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया CSO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहते हैं, तो बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट 10 जल के अणु होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराए तो ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर दिया। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो बच्चे ब्लीचिंग पाउडर जो है जल के शुद्धिकरण में उपयोगी होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। दूसरा लगाइए, मार दी 25 नंबर। नौ बजे करिएगा। इसको हटा दीजिए। तो क्या खोले थे, वो हटा क्या नहीं लिए, लिए होंगे क्या? देख लीजिए ना है कि नहीं।
तो ध्यान रखा कीजिए बाबू। दिमाग उड़ गया, दिमाग अस्थिर नहीं है। दिमाग अस्थिर का बात नहीं है, बात है कि टारगेट पूरा करना चाहिए, हम भी ध्यान देते हैं, हमको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। 10-80 मारो, लेकिन नहीं लेगा, समझ नहीं लेगा 10-80। कहाँ लगता है जी? बढ़िया, बस ठीक है, चल रहा है। बस जब तक संघर्ष कर रहे हैं, देखते तो बोले तो संघर्ष से होता है जी। अरे भाई, हम उठने के लिए आए थे, बैठा तो पूरा पेट फुल हो जा रहा है। सोल्यूशन नंबर 10 कैलकुलेटर भी रखे हुए हैं, हिसाब किताब करते हैं। सारा चार गया था आगे चढ़ाइए 200 पार किया हो रुक्मिणी में? हाँ हाँ, कल से हो जाएगा सर, आज पैकेज फुल हो जाएगा, आज तो उसी समय आज कम से कम 30-40 सेट तो आज भिजवाया फाइनल कर 100 का सेट था ना टाइमिंग सर आधा घंटा। अच्छा, टोटल दिखाई दो बाबू, दिखाई दो लोगों ने। विपिन सर को लग रहा है हम यहाँ बैठे हुए हैं ना? हाँ नहीं सर, क्लास लेके आए हैं सर, फिर जा रहे हैं क्लास लेने के लिए। ऐसा ना रवि सर घुसाए हैं ना अथी में। खींचिए खींचिए खींचिए, 183 हुआ ना। कल 200 पूरा हो जाएगा। धोनी का बेस्ट स्कोर है पहला, जो बड़ा था श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ करेंसी देखा, करेंसी खुशी होता करेंसी देख के। करेंसी माना नहीं करता है, लेकिन उम्मीद जरूर करते हैं कल से करेंसी बढ़ना है, कल से करेंसी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? उम्मीद करते हैं। कम से कम एक पहुंचना चाहिए, एक पूरा पहुंचना चाहिए। ये कोर्स बना है, एक तो सर एक नहीं आएगा तो फिर मेहनत का कोई फायदा थोड़ी है, मजा नहीं आएगा। मजा नहीं।
पूरा कितना है? पूरा कितना है बाबू? चलो चलो स्टार्ट कीजिए बाबू। कौन की है परितो जी 85 नंबर? सर ध्यान नहीं दिए जैसे तैसे ना नहीं बी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में ऑप्शन का जरूरत नहीं है। देखिए सॉल्यूशन जब भी आता है क्वेश्चन के नीचे आता है, ठीक है। जैसे आप फ्रेंड मारते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, सॉल्यूशन अगर रहा भी जाता है तो मतलब कोई खर्चा वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको रिवाइड करवा देगा कि हाँ अभी मारे थे और इसका डिस्क्रिप्शन ये है। बहुत भागा है ना, हमको लगता है कि इसका वो पार कर गया है। लाइन लेके नहीं मिला हुआ है। सुना है का है? हाँ, तरीके से जो होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए। ये सब गैप 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 एक पैटर्न में एक मिनट नीचे से काउंट कीजिए ना सर। नीचे एकदम नीचे जाइए। क्या क्या बोला था? इनकरेक्ट है। आप ऊपर भाग रहा है। चलो 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 स्टार्ट करेंगे अभी।